Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो टारगेट रहेगा के ट्रिपल एस सी को, RML, IGPJ और ESIC को। तो इजी एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे आज के सेशन को, और रिपीटेड एमसीक्यू रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, कोई भी एक सिंगल एमसीक्यू ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में रिपीटेड नहीं है। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं टॉपिक्स भी ऐसे हम सॉल्व करेंगे जो जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी वापस से एग्जाम में पूछे जाने की। और ये केवल के ट्रिपल एस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है सेशन। एज यूजुअल अपनी क्लासेस टिल एग्जाम्स तक कंटिन्यू रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, एमसीक्यू है अपना, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु जस्ट हैड ए mastectomy. Which exercise should the nurse assist the patient in doing during the first 24 hour after surgery? मैस्टेक्टोमी परफॉर्म की गई है, आपसे पूछा है कि कौन सी एक्सरसाइज जो है नर्स असिस्ट करेगी पेशेंट को पहले 24 घंटे में, आफ्टर सर्जरी के पहले 24 घंटे में कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पे रिकमेंडेशन रहती है? हैंड वॉल क्लिम्बिंग, पेंडुलम आर्म स्विंग, एल्बो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, शोल्डर एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। क्या आंसर रहेगा अपना? तो देखिए, मैस्टेक्टोमी करने के बाद में फर्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको जो एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है वो है पेंडुलम आर्म स्विंगिंग। ठीक है, पेंडुलम आर्म स्विंगिंग जो है एक्सरसाइज यहाँ पे परफॉर्म करवानी चाहिए पेशेंट को, जिससे जो है उस जो एरिया का वेनस रिटर्न अच्छा और स्वेलिंग वगैरह जो वहाँ से कम हो सके। फर्स्ट एमसीक्यू आंसर इज बी। टोटल हम 50 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं आज के सेशन में। और कौन कौन से आपको इंटरवेंशन करने होते हैं फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, तो देखिए। तो मास्टेक्टोमी करने के बाद में हमें क्या देखना है? असेस फॉर हेमरेज। अगर हेमरेज होगा तो क्लाइंट में क्या होगा? शॉक। इसके लिए असेसमेंट करना है। इसके अलावा मास्टेक्टोमी जब परफॉर्म की जाती है तो वहाँ पर ड्रेन लगाते हैं कई बार। कौन सा ड्रेन मोस्ट कॉमनली काम में लेते हैं? तो जैक्सन प्रैट। ठीक है, जैक्सन प्लेट ड्रेन को काम में लेते हैं। जब जैक्सन प्लेट लगाते हैं मास्टेक्टोमी के अंदर और वहाँ पे हेमरेज हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना है, इफ़ मोर देन 100 ml ऑफ ब्राइट रेड डिस्चार्ज, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये सारी फर्स्ट 24 आवर्स की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा जिस साइड में मास्टेक्टोमी की गई है उस साइड के आर्म को आपको क्या रखना है? इलेवेशन। ठीक है, आर्म को आपको एलिवेट करना है। इसके अलावा इस आर्म के अंदर, जिस आर्म के पास में मास्टेक्टोमी की गई, राइट साइड या लेफ्ट साइड मास्टेक्टोमी की गई है, तो अफेक्टेड आर्म पे नो वैक्सीन, ब्लड प्रेशर और नो ब्लड ड्रॉ। उस आर्म से आपको ब्लड लेना नहीं है और वहाँ पे कोई आईवी लाइन का एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मास्टेक्टोमी कर दी गई है, आफ्टर मास्टेक्टोमी पेशेंट बोल रहा है कि उसको क्या हो रही है? नमनेस हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सी फाइंडिंग है? एक्सपेक्टेड। इस सबसे तो इस यहाँ पे नर्स को पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, ऐसा आपको कुछ टाइम तक रहेगा। स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, कुछ टाइम तक रहती है, बाद में अपने आप सबसाइड हो जाती है। तो ये सब बातें हमें पेशेंट को बतानी है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पोजीशन प्रोवाइडेड टू पेशेंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया।
स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद में आफ्टर पूछा आपसे तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, हेड लो पोजीशन, हेड एलिवेशन, हेड एंड एलिवेशन, या फिर फॉलोअर पोजीशन, या फिर प्रॉन पोजीशन। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद में कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए, आफ्टर प्रोवाइड स्पाइनल एनेस्थीसिया कौन सी पोजीशन देनी होती है। बेस्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, हेड लो पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा एमसीक्यू बनता है स्पाइनल एनेस्थीसिया होने वाली कॉम्प्लिकेशन या फिर साइड इफेक्ट क्या होता है इसका, तो हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हाइपोटेंशन हुआ तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है यहाँ पे, इंक्रीज आईवी फ्लोरेट, जो आईवी एक्सेस होता है उसको, उसके फ्लोरेट को बढ़ा दीजिए। हाइपोटेंशन ट्रीट होता है और ये मोस्ट कॉमन किसमें देखने को मिलता है, मैटरनल। ठीक है, जो मदर होती है उनको जो सर्जरीज वगैरह करवाने के लिए अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन ये जो मैटरनल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। और ये कितना 20 यहाँ कितना हाइपोटेंशन मिलेगा तो उसको मैम स्पाइनल एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन कहेंगे, तो 20% और लोअर। ठीक है, लेस देन 20% अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर गिरता है पेशेंट का तो उसको हम यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन में कंसीडर करते हैं। A patient has been diagnosed with Bell's palsy. The nurse assess the patient to determine if which sign and symptoms are present. अब Bell's palsy में कौन से साइन सिम्टम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आई पैरालिसिस एंड टोसिस ऑफ द आईलिड, चेविंग डिफिकल्टी एंड वन साइडेड फेशियल ड्रॉप, fixed pupils and elevated eyelid on one side, twitching of one side of the face, and rubby cheeks. बेल्स पाल्सी में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो क्या रहेगा आंसर और क्या होता है बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी क्या होती है, सेवंथ क्रेनियल नर्व में कोई डैमेज आए या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए। तो अफेक्ट कौन सी नर्व होती है यहाँ पे, सेवंथ क्रेनियल नर्व। तो कौन सा साइन सिम्टम प्रेजेंट होगा पेशेंट में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक तो चेविंग डिफिकल्टी होगी, वन साइड ऑफ फेशियल ड्रॉप देखने को मिलता है किसमें, बेल्स पाल्सी के अंदर। इसके अलावा इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे अपन, फेशियल नर्व का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपनी आंखों को क्लोज कीजिए, उसके बाद में अपने आईब्रोज को आप कीजिए, टीथ को दिखाइए, ठीक है, दांतों को दिखाइए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है बेल्स पाल्सी में। A patient receiving chemotherapy has a platelet count of 15,000 mm. Based on this medication result, based on this laboratory result, which form of precaution should the nurse implement? यहाँ पर कौन सा इम्प्लीमेंट यहाँ पे नर्स यूज करेगी, कौन सा प्रिकॉशन लगाएगी यहाँ पे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ब्लीडिंग प्रिकॉशन, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन और न्यूट्रोपैनिक प्रिकॉशन। तो ऐसा ही एमसीक्यू हमने एक लास्ट सेशन में भी सोल्व किया था, मगर ये एमसीक्यू जो है एक अभी प्रीवियस में फेब में एग्जाम हुआ था उसका मैं यहाँ पे आंसर की आपको सोल्व करवा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट भी है, आपके देखने को मिल सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, ब्लीडिंग प्रिकॉशन। क्योंकि देखिए प्लेटलेट का अमाउंट यहाँ पे जब मैंने कल भी बताया था लास्ट क्लास में, लेस देन 20,000 होता है, तो वहाँ पर अपने को प्रायोरिटी किसको देकर चलना होता है, ब्लीडिंग को। बाकी कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट कोई वुंड्स वगैरह से डिस्चार्ज हो रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, रेस्पिरेटरी में कोई एयरबोर्न इन्फेक्शन हो, और न्यूट्रोपैनिक में न्यूट्रोफिल काउंट कम हो। तो नेक्स्ट एमसीक्यू, थर्टी वीक gestation patient admitted in preterm labor
is prescribed betamethasone. What should the nurse tell the patient is the purpose for this medication? बेटामेथासोन यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है 30 वीक गेस्टेशन वाली फीमेल को? तो क्या पर्पज़ यहाँ पे है, नर्स क्या बताएगी पेशेंट को कि ये क्यों लगाया जा रहा है आपको? प्रमोट fetal lung maturity, delayed delivery for at least 48 hours, stop the premature uterine contractions या फिर prevent premature closure of ductus arteriosus. तो जो बीटा मेथासोन जो होता है वो क्या काम करता है, प्रमोट करता है फीटल लंग मेच्योरिटी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। फीटल लंग मेच्योरिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है, क्योंकि 30 वीक है, बहुत ही अर्ली है यहाँ पे, ठीक है। तो प्री मेच्योर जब बेबी यहाँ पे बर्थ होगा तो उसका जो है लंग है वो प्रॉपर तरीके से मेच्योर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लंग्स को मेच्योर करने के लिए बेटामेथासोन जो है ड्रग यहाँ पे दी जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी या फिर एंटीनेटल स्टेरॉइड थेरेपी के अंदर इनको हम इंक्लूड करते हैं। तो इसका रोल क्या है, कैसे करेंगे ये इंक्रीज? तो देखिए, हेल्प टू इंक्रीज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। जब सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, हेल्प लंग्स एक्सपांड। प्रॉपर तरीके से लंग्स क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, और जो लंग्स की मेच्योरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए पेशेंट प्रेजेंट विद ए स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। एक पेशेंट है जिसको क्या है, स्किन इन्फेक्शन है, और उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। द पेशेंट लोअर लेग इज इन्फेक्टेड, पेशेंट का लोअर लेग इन्फेक्टेड है, फ्रॉम द डीप डर्मिस टू सबक्यूटेनियस फैट। डीप डर्मिस से सबक्यूटेनियस फैट तक का जो रीजन है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। वॉट डिसऑर्डर डज दिस डिस्क्राइब? ये जो डिसऑर्डर है इसे हम क्या कहेंगे, सेलुलाइटिस, इम्पेटिगो, सोरियासिस या फिर एक्जिमा। तो देखिए, यहाँ पे अपना जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा सेलुलाइटिस। ये जो कंडीशन है क्या आपको बता रहा है, सेलुलाइटिस, इसमें क्या होता है, डीप इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट तक क्या होता है, इन्फेक्शन पहुंच जाता है। पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, ओरियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रकार से क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये डीप डर्मिस को और सबक्यूटेनियस फैट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। नॉर्मली जो है ये लोअर लिम्ब को यहाँ पे अफेक्ट करता है, नियर बाई टिबिया, नॉर्मली लोअर लिम्ब को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कौन कौन से यहाँ पे रिस्क फैक्टर होते हैं जो इस पॉजिटिव एजेंट में जो डिजीज फैलाने की क्षमता यहाँ पे बढ़ा देते हैं? तो देखिए, रिस्क फैक्टर, कोई ट्रॉमा हुआ हो, इसके अलावा डायबिटीज़ मेलिटस हो उस पेशेंट को, इसके अलावा प्रीवियस कोई हिस्ट्री रही हो सेलुलाइटिस की, और अपन क्या देख सकते हैं, टीनिया पेडिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथलेटिक फूड, और क्या रीजन रहेगा, लिम्फेडिमा। नेक्स्ट, ओबेसिटी, और लास्ट में वेनस इनसफिशिएंसी। इन सब की वजह से क्या होता है, सेलुलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साइन एंड सिम्टम की हम बात करें तो देखो, फीवर मोस्ट कॉमन, रेडनेस, पेन, लिम्ब कैसा रहेगा, वार्म रहेगा, वहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या मिलेगा, स्वेलिंग एंड इरिथेमा। ये सारे इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या देना है इसको, एंटीबायोटिक्स,
कौन सी एंटीबायोटिक दोगे? तो पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन यहाँ पे और क्लिंडामाइसिन, इनको जो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। कंडीशन क्या है? सेलुलाइटिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is said he is having intense itching between the fingers with brow liner lines presenting। इचिंग कहाँ पे हो रही है? फिंगर्स में, और साथ में है ब्राउन लाइनर्स जो है प्रेजेंट है, लाइंस प्रेजेंट है इन फिंगर्स के बीच में। बेस्ड ऑन योर नर्सिंग नॉलेज द बेस्ट डिस्क्राइब वॉट कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है, इंटेंस इचिंग हो रही है, ठीक है, ब्राउन लाइनिंग बन चुकी है फिंगर्स के आसपास में, तो ये क्या सजेस्ट करते हैं? रिंग वॉर्म को, स्कैबिज को, सोरियासिस को, या फिर एक्जिमा को? तो देखिए, यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्कैबिज का। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी होती है? स्कैबिज की, जिसमें जो बग्स रहते हैं, ठीक है, और जो जिनको माइट बोलते हैं, वो स्किन के अंदर, जो स्किन के अंदर जो है टनल बना के, ठीक है, स्किन में जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से सीवियर और इरिटेशन होता है। एक तो सीवियर इचिंग भी देखने को मिलती है। इसको ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग होती है, कौन सी? परमेथ्रिन। ठीक है, इसको जो है यहाँ पे टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं इसका। तो ये जो बेस्ट ड्रग मानी जाती है परमेथ्रिन, इसके बीच को ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट में है उन सभी को यहाँ पे ट्रीटमेंट की यहाँ पे नीड रहती है पेशेंट के। जो क्लोथ्स को यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाले वाटर में, ठीक है, हॉट वाटर के अंदर यहाँ पे क्लीनिंग करनी होती है। तो सारे जो यहाँ पे कंडीशन है किससे रिलेटेड है? इसके बीच से रिलेटेड। नेक्स्ट एमसीक्यू, आरएनसीसी की ओर से के ट्रिपल एस सी एग्जाम स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसमें 40 यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट पेपर बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स के ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आप ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आप सोल्व करोगे, तो इससे जो आपको पता लगेगा भाई एग्जाम का पैटर्न कैसा आने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज भी जो है इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको एक बार ज़रूर इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, एनरोल कर सकते हैं इसके लिए, और हमारे सपोर्टिंग नंबर पे आप कॉल एंड मैसेज करके डायरेक्ट इसके रिगार्डिंग, और आपको इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल एंड मैसेज करके बता सकते हैं। 24/7 जो है यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इन नंबर्स पे। इसमें क्या है, 30 सेव टेस्ट प्लस 10 यहाँ पे क्या होते हैं, लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे। ऑल टेस्ट अवेलेबल फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक बार ही टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पे हम टेस्ट आपके कंडक्ट करवा रहे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, कि ट्रिपल एस सी एग्जाम डेली टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हम यहाँ पे आरएनसीसी को ऑफिशियल ऐप पे लॉन्च हो रही है। और इस टेस्ट सीरीज में क्या है, आपके डेली लाइव टेस्ट अवेलेबल है, एग्जाम पैटर्न। उसके अलावा जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सेपरेट पोर्शन में अवेलेबल है डेली टेस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा 40 सब्जेक्ट टॉपिक बेस्ड टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा 80 लाइव मॉडल टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल है मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? के ट्रिपल एस सी एग्जाम स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज। और ये एनरोल कैसे करना है? ऐप को डाउनलोड करना है, और ऐप को डाउनलोड करोगे तो होम पेज के इंटरफेस के ऊपर ही आपको ये सारी हमारी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखी है वो सब आपको वहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी। इनके अलावा कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो आप हमारे नीचे दिए गए सपोर्टिव नंबर पर भी कॉल या मैसेज करके आगे और इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वापस कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। नेक्स्ट एमसीक्यू है अपना, नर्स टीचर्स द पेशेंट टू रोट द साइट ऑफ इंजेक्शन इंसुलिन। नर्स यहाँ पे क्या कर रही है? टीच कर रही है पेशेंट को कि इंसुलिन की साइट को क्या करना है, रोटेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज इनअप्रोप्रिएट टू यूज। अब यहाँ पर ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी साइट है जो इनअप्रोप्रिएट है, यूज में नहीं करना है? थाइज, एब्डोमेन, फोर आर्म्स, या फिर अपर आर्म्स? कौन सी ऐसी साइट है जिसको हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट मानेंगे इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए?
तो देखिए, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो साइट होती है वो थाइज में होती है, एब्डोमेन होती है और अपर आर्म्स भी होती है, जबकि फोर आर्म्स के ऊपर हमें क्या नहीं करना है, इंसुलिन को एडमिनिस्टर नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछते हैं एब्डोमेन से कि एब्डोमेन पे कहाँ लगाते हैं, अम्बिलिकस में। ठीक है, अम्बिलिकस के पास में लगाते हैं, बट कितना पास में भाई, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो मिनिमम जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच तक जो हम क्या रखते हैं, दूरी रखते हैं अम्बिलिकस से। ठीक है, 2 इंच यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मिनिमम 2 इंच की दूरी रखते हैं एम्बलिकस से। ये भी एमसीक्यू जो है पूछा जा चुका है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से। और इंसुलिन का काम क्या होता है, ये क्या करता है, सेल के अंदर वापस से पोटेशियम एंड शुगर को वापस से सेल के अंदर ला के रखता है। ठीक है, और जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल और पोटेशियम का लेवल क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा टाइप पूछते हैं इंसुलिन के, कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैबिड। रैपिड के अंदर कौन कौन सा आता है, एस्पार्ट। केवल टाइप के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। एस्पार्ट, लिस्प्रो एंड ग्लूलाइसिन, ये तीनों कैसे रहते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन रहते हैं। 30 to 90 जो मिनट्स के अंदर क्या रहता है, इनका पीक टाइम रहता है, और 15 मिनट में अपना एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही क्या रहते हैं, मोस्ट डेडली वन भी रहते हैं, क्योंकि रैपिड यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है क्लाइंट को। सेकंड वन इज रेगुलर। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन जो है एकमात्र ऐसा इंसुलिन है जिसको हम यहाँ पे आईवी दे सकते हैं। ठीक है, तो ओनली आईवी इंसुलिन का आपको पूछे तो आंसर क्या रहेगा, रेगुलर इंसुलिन। नेक्स्ट देखिए, पीक ड्यूरेशन इसका 2 to 4 आवर्स तक रहता है। नेक्स्ट देखिए, एनपीएच। एनपीएच जो है यहाँ पे रख के रखता है इंटरमीडिएट। तो ये जो है आपको नो आईवी और नो ड्रिप मेथड। ठीक है, ये आईवी लाइन वगैरह से हम इसको नहीं देंगे। सबसे पहले क्लियर वन को मिक्स करेंगे, उसके बाद में क्लाउडी इंसुलिन को मिक्स करना है। ठीक है, जब कभी ऐसा आपको पूछे, सबसे पहले क्लियर वन, उसके बाद में क्लाउडी वन, उसके बाद में फोर्थ वन जो होता है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, एनपीएच कैसा है, इंटरमीडिएट एक्टिंग। उसके बाद में लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन आता है, डेट्रामिर, ग्लार्गिन। ठीक है, एंड लेवमिर। ठीक है, इसके बाद में एक एमसीक्यू और पूछते हैं, बेसल इंसुलिन कौन सा होता है, तो डेग्लूटेक। ठीक है, बेसल इंसुलिन डेग्लूटेक। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ डिजिटेलिस इज टू। डिजिटेलिस जो ड्रग होती है उसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है, डायलेट कोरोनरी आर्टरीज, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करती है। डिक्रीज अरिथमियाज, अरिथमियाज को ट्रीट करती है, डिक्रीज करती है। स्ट्रेंथन द हार्ट बीट, हार्ट बीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट, या फिर ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कम करती है। थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ डिजिटेलिस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा थेरापेटिक एक्शन डिजोक्सिन का। तो डिजोक्सिन जो कैसी होती है, ये होती है पॉजिटिव आयनोट्रोफिक ड्रग। मतलब क्या, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाती है हार्ट की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है, और डीप कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करती है। साथ में इसका एक्शन एक और होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्रोमोट्रोफिक एंड नेगेटिव डोमोट्रोफिक।
इनका क्या हो गया, ये क्या करवाती है, एक तो हार्ट रेट को डिक्रीज करवाती है। तो यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि अगर एडल्ट पेशेंट है, अगर 60 बीट पर मिनट से हार्ट रेट कम है तो आपको क्या करना होता है, विदहोल्ड करना होता है ड्रग को, ठीक है। और अगर हार्ट रेट अगर आपको असेस करनी है तो कौन सी हार्ट रेट को असेस करोगे, आंसर क्या रहेगा, एपिकल पल्स। कितने टाइम तक असेस करना है, तो कंप्लीट 1 मिनट तक क्या करना है, असेस करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए डिजॉक्सिन से रिलेटेड। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी को बढ़ाती है, मतलब जो हार्ट बीट है उसको, उनको डीप कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। मतलब डीप कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब हार्ट में क्या होगा, मसल जो लेयर है उसके अंदर उसका स्ट्रेंथनिंग होगी वहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे, स्ट्रेंथन द हार्ट बीट, ठीक है। क्या करेगी, हार्ट बीट के स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगी, जिससे अच्छी कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी बढ़ेगी। कंडीशन होती है हार्ट फेलियर, तो इसको ट्रीट करने में काम आता है कौन सा, डिजॉक्सिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगर डिजॉक्सिन का लेवल 2 से प्लस जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं, टॉक्सिसिटी, इसको हम यहाँ पे टॉक्सिसिटी करेंगे। साइन सिम्टम कौन कौन से आएंगे, तो देखिए, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, इसके अलावा विजुअल चेंजेस। तो विजुअल चेंजेस के अंदर यहाँ पे पेशेंट को जो है रीडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। येलोविश विजन जो है देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द कंडीशन इन विच एक्सेसिव फ्लूइड moves into the intracellular space and all body fluid compartment expand, ठीक है। क्या कहा इन्होंने, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो मूव होगा वापस से कहाँ पे, इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर, और ऑल बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट एक्सपैंड, ठीक है। बाकी सारी बॉडी के जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो एक्सपांड कर जाएंगे। इस टाइप के कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक अवर हाइड्रेशन, हाइपोटोनिक अवर हाइड्रेशन, हाइपरटोनिक अवर हाइड्रेशन, या फिर हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। तो वापस से जो है सेलुलर स्पेस के अंदर देखो फ्लूइड बढ़ रहा है, ठीक है। इंट्रा सेलुलर स्पेस मतलब सेल के अंदर के यहाँ पे फ्लूइड क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे। ऐसा कौन सा फ्लूइड करवाता है, आंसर क्या रहेगा, हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक तो सेल से वापस फ्लूइड को बाहर खींच लेता है, आइसोटोनिक मेंटेन करके रखता है, और हाइपरटोनिक में क्या होती है, सेल स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो सेल का जो कंपार्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। तो मतलब कंडीशन क्या है यहाँ पे, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, मिस्टर एक्स इज ऑन डायूरेटिक्स एंड डिजॉक्सिन। मिस्टर एक्स है, कोई कोई पेशेंट है, वो किस पे है, डायूरेटिक्स पे है और डिजॉक्सिन ले रहा है वो। रिसेंट सीरम पोटेशियम वैल्यू कितना है उसका, 2.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। विच ऑफ विच ऑफ द अंडर मेंशनड फूड आइटम इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में अंडर मेंशनड फूड आइटम है जो यहाँ पे इस पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। पोटेशियम लेवल कितना है, बिलो द नॉर्मल लेवल है। तो यहाँ पे पोटेशियम कौन से फूड के अंदर रिच रहता है ये आपको बताना है, क्योंकि डिजॉक्सिन के अंदर मैंने अभी पढ़ाया आपको, हाइपोकैलेमिया इज कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करना है आपको। और डायरेटिक्स फ्लूसामाइड दे रहे हैं तो पोटेशियम बॉडी में कम हो जाएगा। तो डायरेटिक्स कौन सा दे सकते हैं यहाँ पे, स्पायरोनोलेक्टिन, पोटेशियम होल्ड करके रखेगा वो। चलिए, आपको डायरेटिक्स का पूछा नहीं है, आपको पूछा फूड आइटम। मिल्क दोगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दोगे, ऑरेंजेस दोगे, या फिर बोल ग्रीन सीरियल्स दोगे। तो पोटेशियम रिच यहाँ पे फूड कौन सा है, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, या फिर होल ग्रेन सीरियल्स। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑरेंजेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस ऑरेंज के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर पोटेशियम रहता है, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑरेंजेस। नेक्स्ट एमसीक्यू,
ब्रैडन स्केल इज द असेसमेंट टूल यूज फॉर प्रिडिक्टिंग द सीवियरिटी ऑफ द। ब्रैडन स्केल के अंदर जो स्केल हम यहाँ पे यूज में लेते हैं असेसमेंट के लिए, ये किसकी सीवियरिटी को असेस करने के लिए होता है, किसकी सीवियरिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए होता है? ब्रेन एडिमा को, पल्सर प्रेशर अल्सर, मायोकार्डियल इस्चेमिया या फिर सेरेब्रल इस्चेमिया को? ब्रैडन स्केल के से हम क्या असेस कर सकते हैं? ब्रेन एडिमा, प्रेशर अल्सर, मायोकार्डियल इस्चेमिया और सेरेब्रल इस्चेमिया। तो देखिए, ब्रैडन स्केल किसके लिए यूज में आती है? प्रेशर अल्सर के लिए। तो प्रेशर अल्सर के लिए ब्रैडन स्केल, नॉर्टन स्केल, वाटरलो स्केल, ठीक है, सारी सारी स्केल्स किसके लिए काम में आती है? प्रेशर अल्सर के लिए। तो चलिए, इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या रहा इस एमसीक्यू का? प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डू यू मीन बाय पल्स डेफिसिट? पल्स डेफिसिट का मीनिंग क्या है? मिसिंग ऑफ ए पल्स इन नॉर्मल पल्स रिदम, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन पल्स इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। पल्स डेफिसिट का मीनिंग क्या है? तो देखिए, पल्स डेफिसिट का मीनिंग होता है डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। ठीक है, एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ एचआईवी, एंटीबॉडीज कैन बी डिटेक्टेबल इन ब्लड। ठीक है, जब एक पर्सन एचआईवी से इन्फेक्टेड होता है तो ब्लड में एंटीबॉडीज कितने टाइम बाद में डिटेक्टेबल होने लग जाती है? एनी टाइम आफ्टर एक्सपोजर, 48 आवर आफ्टर द एक्सपोजर, 2 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर, या फिर 3 मंथ आफ्टर द एक्सपोजर। जब एक पर्सन एचआईवी इन्फेक्टेड होता है तो उसमें एंटीबॉडी कितने टाइम बाद में ब्लड में डिटेक्ट होती है? एनी टाइम, 48 आवर्स आफ्टर, 2 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर, या फिर 3 मंथ आफ्टर द एक्सपोजर। तो देखिए, आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से मोस्टली एग्जाम में एमसीक्यू जाने वाले हैं आपके KSSC के अंदर। तो एचआईवी का जो पेशेंट है उसमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है 3 मंथ आफ्टर द एक्सपोजर। अगर यहाँ पे एक्सपोजर हो रहा है, ठीक है, तो उसके 3 मंथ बाद में क्या है, एंटीबॉडीज जो है ब्लड में डिटेक्ट होती है। और इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं? एलाइजा। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट, दूसरा डायरेक्ट। ठीक है, एलाइजा टेस्ट। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये क्या करता है? एचआईवी एंटीबॉडी में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने को ये कोशिश करता है ये टेस्ट। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट और एलाइजा, दोनों यहाँ पे एचआईवी के लिए टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द नर्व विच सप्लाइज डायफ्राम। डायफ्राम जो है, डायफ्राम को जो है कौन सी नर्व सप्लाई होती है? नर्व विच सप्लाई डायफ्राम, डायफ्राम को कौन सी नर्व की सप्लाई होती है? फ्रेनिक नर्व, सियाटिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, या फिर एसेसरी नर्व। तो डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है फ्रेनिक नर्व की। ठीक है, फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है डायफ्राम को। नेक्स्ट, कजिंग ट्राइडिस। कजिंग ट्राइड में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं? हाई बीपी, एडिमा, ओलिगोयूरिया, स्लो पल्स, एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, हाई बीपी, हाइपोक्सिया, इंक्रीज टेम्परेचर, टेकिपनिया, स्लो पल्स, हाइपोक्सिया, प्यूपिलरी एसिमेट्री।
तो कर्जिंग ट्रायड में कौन से पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो कर्जिंग ट्रायड के अंदर ऑप्शन जो अपना करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पल्स कैसी मिलेगी क्लाइंट की? स्लो मिलेगी, एब्नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न मिलेंगे और ब्लड प्रेशर कैसा मिलेगा? हाई ब्लड प्रेशर मिलता है। ये सारी की सारी जो कंडीशन है किसमें देखने को मिलती है? इंक्रीज आईसीपी, इंट्रा कैंडल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ मिलता है तो उस कंडीशन में कर्जिंग ट्रायड हमें देखने को मिलता है। तो देखो स्लो पल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? वाइड पल्स प्रेशर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपर टेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा लो हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट भी जो है यहाँ पे लो देखने को मिलती है। तो बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। और नर्सिंग केयर यहाँ पे क्या रहेगी? ठीक है, नर्सिंग केयर का पूछते हैं आपको तो CO2 को क्या करना है? डिक्रीज करना होता है इस कंडीशन में। तो क्या करना है यहाँ पे? O2 थेरेपी देनी होती है क्लाइंट को, जिससे क्या होगा? CO2 यहाँ पे कम होगी। CO2 क्या करवाती है? वेजो डायलेशन करवाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्रेन के अंदर ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा और वो ज़्यादा ब्लड फ्लो यहाँ पे ब्रेन में आपको करवाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे क्या है? आईसीपी बढ़ा हुआ है। इसलिए ऑक्सीजन एडमिशन करना है, हाइपर वेंटिलेट करना है क्लाइंट को। पोजीशन की अगर आपको पूछे तो पोजीशन कौन सी देनी होती है? सेमी फॉरवर्ड पोजीशन। सेमी फॉरवर्ड पोजीशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। नो फ्लेक्शन ऑफ हेड। ठीक है, पेशेंट को यहाँ पे फ्लेक्शन नहीं करवाएंगे हम। ठीक है, नो कफिंग एंड नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी नहीं करवानी यहाँ पे। इसके अलावा नो वल्सल्वा मैन्यूअर। ये सब चीज़ें क्या करनी है आपको? अवॉइड करनी है। हाँ, इसका ट्रीटमेंट का हम बात करें तो कैसे ट्रीट करोगे यहाँ पे? मैनिटोल देके। क्या रहता है मैनिटोल? ऑस्मोटिक डायूरेटिक का फंक्शन करता है, डायूरेसिस करवाता है, पॉलीयूरिया करवाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या रहता है इसका? ये भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में, साइड इफेक्ट मैनिटोल का। तो क्या देखने को मिलता है? एक तो हार्ट फेलियर, दूसरा एडिमा कॉम्प्लिकेशन के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के अंदर एडिमा होता है। ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी होती है, तो वो एडिमा भी खोज करवाता है, स्पेशली पल्मोनरी एडिमा खोज करवाता है। नेक्स्ट MCQ, which vein is the most common source of thrombi that become a pulmonary embolism? Which vein is the most common source of thrombi? ऐसा कौन सा वेन है जो मोस्ट कॉमन कोज बनता है थ्रोम्बस का, उसके बाद में वो एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाता है? ग्रेट स्पेनिस वेन का थ्रोम्बस, इलियोफिमोरल वेन, पॉप्लिटल वेन या फिर पोस्टीरियर टिबियल वेन? Which vein is the most common source of thrombi that become a pulmonary embolism? तो देखिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी है। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड क्लॉट जो बनता है वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। इसके अंदर पल्मोनरी वेसल्स के अंदर, और वेसल्स में स्पेशली कौन सी? आर्टरी। ठीक है, स्पेशली पूछे तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करता है? इट प्रिवेंट ब्लड फ्लो टू द एल्वियोलाई। अब ये किसको? आर्टरी को अगर इसने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया सर्कुलेशन वहाँ का, तो अब ये क्या करेगा?
एल्वियोलाई तक जो ब्लड पहुंच रहा था आर्टरीज की वेसल्स वगैरह से, तो उसको क्या कर देगा, ये प्रिवेंट कर देगा, पहुंचना नहीं देगा, जिससे क्या होगा, नो गैस एक्सचेंज अगर, यहाँ पर अब गैस एक्सचेंज नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है वो होगी डेडली हाइपोक्सीमिया। इस वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और ये जो कंडीशन है क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो कौन सी वेसल्स के अंदर मोस्ट कॉमन सोर्स बनता है थ्रोम्बई का, तो आंसर क्या रहेगा, ग्रेट स्पेनिस वेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। साइन एंड सिम्टम के बारे में अगर आपसे पूछे तो मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम जो रहता है यहाँ पे पेन, पेन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, सडन डिस्निया, इसके अलावा और एक साइन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। तो ये सब साइन जो आपको देखने को मिलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी के जब केसेज होते हैं उसके अंदर जो है क्लॉट जो होता है वो एक जगह से लूज होके एम्बोलिज्म बन जाता है, ठीक है, और वो जाके पल्मोनरी के अंदर क्या करता है, अपना अफेक्ट डालता है। तो डीवीटी यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज रहता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। इसके अलावा स्मोकिंग, ओबेसिटी, इमोबिलाइजेशन, ये सब सारे कॉज रहते हैं। पोस्ट जो लिथोटोमी पोजीशन में कोई लंबे टाइम तक पेशेंट रहता है उसके अंदर भी डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और एमसीक्यू बनता है आपके यहीं से, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, कौन सी, एस्ट्रोजन। वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी पेशेंट में ओसीपी चल रही है, एस्ट्रोजन दे रहे हैं उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए, तो ये भी यहाँ पे जो है ब्लड क्लॉट करवा सकती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे इसका, तो डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट यहाँ पे जो है हाई रिस्क, ऐसे पेशेंट जिनमें हाई रिस्क रहता है ब्लड क्लॉटिंग होने का, उनमें जो टेस्ट करवाते हैं, क्या नाम है इसका, डी डाइमर टेस्ट। फार्मेकोलॉजी में आप क्या चला सकते हो, एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन, वारफेरिन दे सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बस को जो ब्रेक डाउन करने में टीपीए, एल्टीप्लेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सब यहाँ पे दी जा सकती है अगर क्लॉट वगैरह बन जाता है तो। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हील कैरिंग पेशेंट विद डीवीटी डैश विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है, जब हम एक पेशेंट की केयर कर रही हैं तो कौन सा ऑप्शन जो है इस डैश वाली जगह पे मोस्ट सुटेबल रहेगा, आउट ऑफ द बेड एक्टिविटी एज डिजायर्ड, बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी फ्लैट, बेड रेस्ट विद एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी इन ए डिपेंडेंट पोजीशन। जब हम एक पेशेंट की केयर कर रहे हैं, पेशेंट को क्या हुआ, डीवीटी हुआ, तो कौन सा ऑप्शन जो है इस डैश वाली जगह में यहाँ पे फिट बैठेगा, मोस्ट सुटेबल यहाँ पे रहेगा। तो देखिए कंडीशन है डीवीटी। डीवीटी में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली डीप वेन थ्रोम्बोसिस में ग्रेट स्पेनिस वेन में थ्रोम्बस बनता है, और यहाँ पे जो पेन देखने को मिलता है काफ मसल्स के अंदर, क्या कहेंगे इसको, होमान साइन। साइन एंड सिम्टम यहाँ पे आपसे पूछे तो क्या करना है, काफ पेन होता है, क्रैम्पिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, यूनिलेटरल स्वेलिंग। यूनिलेटरल क्लाइंट में क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी इस कंडीशन में। और जहाँ पे डीवीटी होगा वो एरिया कैसा रहेगा, वार्म रहेगा और रेड रहेगा, ठीक है, एरिया। और इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है तो चेस्ट पेन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो क्रशिंग लाइक चेस्ट पेन देखने को मिलता है यहाँ पे।
अब देखिए ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं। तो ड्यूरिंग क्लॉट, जब क्लॉट प्रेजेंट है तो आपको क्या नहीं करना है, डोंट वॉक, ठीक है, और साथ में क्या करना है, एलिवेशन, ठीक है, वह ताकि वेनस रिटर्न जो है प्रॉपर तरीके से बना रहे, ठीक है। आफ्टर क्लॉट, जो अगर यहाँ पे क्लॉट एक बार बन चुका है तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्लॉट आफ्टर क्लॉट, मतलब एक बार क्लॉट बना के काम सब कुछ इसका पेशेंट का ठीक हो गया, रेस्ट वगैरह प्रॉपर मिल गया है, मैनेज कर दिया है हमने, तो हम क्या करेंगे, काफ मसल्स की एक्सरसाइज आफ्टर क्लॉट, मतलब प्रॉब्लम अभी है नहीं, क्लाइंट में डीवीटी नहीं है, क्लॉट सबसाइड हो गया है, तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करवा सकते हैं, एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है, काफ मसल्स का, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है इसी। इसके अलावा और क्या करेंगे, प्रॉपर हाइड्रेशन, और क्या करवाएंगे, एम्बुलेशन, ठीक है, और क्या करवाएंगे, लंबे टाइम तक यहाँ पे सीटिंग पोजीशन में नहीं रखेंगे ताकि वापस से कोच ना हो जाए डीवीटी, इसलिए। अब यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बेड रेस्ट करवाएंगे और साथ में एलिवेशन करेंगे अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी का। मैंने बताया था आपको वॉक नहीं करवाना है, साथ में अगर क्लॉट प्रेजेंट है तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो है एलिवेशन करना है अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ का। अब इन्हीं के सिमिलर एक कंडीशन और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड फिनोमिना, या फिर रेनॉल्ड डिजीज और बर्जर डिजीज। अब रेनॉल्ड से रेनॉल्ड, आर से रिंग फिंगर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन जो यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, ठीक है, और बर्जर डिजीज दोनों में ही क्या है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब वाली कंडीशन है दोनों ही। तो बर्जर डिजीज जो है वो किस में देखने को मिलती है, ज़्यादा टोज के अंदर, ठीक है, टोज के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, और रेनॉल्ड फिनोमेना जो है फिंगर्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, फिंगर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब लगी हुई है, नर्स क्या कर रही है, केयरिंग कर रही है। एक्सीडेंटली द ट्यूब ब्लॉट डिस्कनेक्टेड, अब यहाँ क्या हुआ, एक्सीडेंटली जो ट्यूब जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। वॉट विल द नर्स डू फर्स्ट, अब यहाँ पे इस कंडीशन में नर्स सबसे पहले क्या करेगी, एक चेस्ट ट्यूब डली हुई है पेशेंट के, और अभी चेस्ट ट्यूब क्या हो चुकी है, डिसलॉज हो चुकी है, डिस्कनेक्टेड हो चुकी है। तो इस कंडीशन में नर्स सबसे पहले क्या करेगी, प्लेस द ट्यूब इन ए बॉटल ऑफ स्टाइल वाटर, बॉटल को जो है स्टाइल वाटर, ट्यूब को जो है स्टाइल वाटर बॉटल के अंदर प्लेस करेगी, कॉल करेगी फिजिशियन को, इमीडिएटली रिप्लेस द चेस्ट ट्यूब सिस्टम, या फिर प्लेस द स्टेराइल ड्रेसिंग ओवर द डिस्कनेक्शन साइट। जब चेस्ट ट्यूब डिस्कनेक्ट होती है तो नर्स का पहला एक्शन क्या रहेगा, तो देखिए जब कभी चेस्ट ट्यूब का डिस्लोजमेंट देखने को मिलता है तो बेस्ट आंसर और प्रायोरिटी आंसर क्या रहेगा, स्टेराइल ड्रेसिंग को यहाँ पे डिस्कनेक्शन साइड पे रखना है ताकि हमें जो वहाँ पे एयर वापस से लंग्स के अंदर ना पहुँच जाए, ठीक है, एक्सटर्नल एयर, एनवायरमेंट एयर की वापस ना पहुँच जाए, ठीक है, उसको क्या करना है, हमें क्लोज करना है, ठीक है, स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ में, फिर पैराफिन गोज से भी हम उसको क्लोज कर सकते हैं। और इसे यही अगर आपसे पूछ ले ट्रेकेस्टोमी जो है वो बाहर निकल गई है तो वहाँ पे क्या करना है, ओपनिंग को मेंटेन रखना है ताकि एयरवे ओपन रहे, ठीक है, दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आराम से सोच के पर्सन का क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट, ऑन डिटेक्टिंग द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द नर्स, जब एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डिटेक्ट होती है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्शन क्या जाएगा नर्स का, सेंड ए फ्रेश सैंपल ऑफ द पेशेंट ब्लड टू द ब्लड बैंक, place the patient in propped up position, start a new IV line and remove the existing line, या फिर start oxygen। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा कुछ प्रायोरिटी तो पूछा नहीं है कि उसको स्टॉप करना है, ठीक है, IV एक्सेस दूसरा बनाना है, INS को ट्रांसफ्यूज करना है, नोटिफाई करना है फिजिशियन को, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बट अब जब आपको ऐसा कुछ नहीं पूछा हो ऑप्शन में तो आप आंसर क्या करेक्ट करोगे, जब यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है तो हमें क्या करना होता है, फ्रेश सैंपल ब्लड का, ठीक है, आपको जो है लेबोरेटरी पहुँचाना होता है, ठीक है, वो किसका सैंपल होना चाहिए, पेशेंट का, और साथ में
जो रिमेनिंग ब्लड है उसको भी ब्लड बैंक हमें पहुंचाना होगा, ठीक है, अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती है तो, ताकि वो देखे भाई एरर कहाँ पे देखने को मिला है, ये सब चीज़ें, ठीक है। बेस्ट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, a patient is brought to OPD with diabetic ketoacidosis इन द एक्यूट फेज, द प्रायोरिटी एक्शन इज टू, ठीक है, जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है तो इसका एक्यूट फेज के अंदर प्रायोरिटी एक्शन क्या करना चाहिए हमें? एडमिनिस्टर सोडियम बाइकार्बोनेट, एडमिनिस्टर 50% ग्लूकोज आईवी, एडमिनिस्टर इंसुलिन आईवी, या फिर मॉनिटर द ईसीजी। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के एक्यूट फेज में प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो देखिए यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? एडमिनिस्टर इंसुलिन आईवी, ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन को हम आईवी एडमिनिस्ट्रली करेंगे ड्रिप मेथड के साथ में, ठीक है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। A patient is in sinus bradycardia with a heart rate 45 बीट पर मिनट, कंप्लेनिंग डिजीनेस। साइनस ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, 45 बीट पर मिनट हार्ट रेट है उसका, डिजीनेस को कंप्लेन कर रहा है, बीपी 80/60 mmHg है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द प्रायोरिटी इंटरवेंशन? अब इस कंडीशन में इसका प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा? डिफिब्रिलेशन, एडमिनिस्टर डिजोक्सिन, कंटिन्यू मॉनिटरिंग, ठीक है, कंटिन्यू आपको मॉनिटर करना है, या फिर प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? देखिए ऐसी जब कंडीशन आए आपके सामने, ठीक है, साइनस ब्रेडिकार्डिया और हार्ट रेट कम है, तो आपको कभी भी डिजॉक्सिन तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि डिजॉक्सिन यहाँ पे 60 हार्ट रेट के नीचे जो यहाँ पे प्रेफर नहीं करते हैं। साथ में यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेशर भी कम है, ठीक है। कंटिन्यू मॉनिटरिंग करके भी अपन कुछ नहीं कर सकते, और डिफिब्रिलेशन यहाँ पे करने का नीड है नहीं, क्योंकि अभी जो हार्ट रेट आ रही है अच्छी खासी आ रही है, 45 कम नहीं होती, ठीक है, मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रिपेयर करना है पेशेंट को ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग के लिए, ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग लगाना है, वो यहाँ पे उसके लिए प्रिपरेशन करना है, ताकि ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट किया जा सके। और नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन ए पेशेंट इज एन कंटिन्यूअस ब्लैडर ड्रेनेज, एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस ब्लैडर ड्रेनेज हो रहा है, द बैग शुड नॉट बी राइज्ड अबव द हिप लेवल, बैग को अब क्या करना है, हिप लेवल से ऊपर यहाँ पे राइज नहीं करना है। इसका क्या रीजन है? बिकॉज द बैग में फॉल डाउन, क्योंकि बैग नीचे गिर सकता है। बिकॉज द कैथेटर में भी पील्ड आउट, कैथेटर जो है पुल आउट हो सकता है। टू अवॉइड रिटर्न ऑफ यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर, वापस से जो यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में जा सकता है, या फिर बिकॉज इट में कॉज ब्लीडिंग, या फिर ये जो है ब्लीडिंग कॉज कर सकता है। तो आप सभी को पता है कंटिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज जब हो रहा होता है, तब हमें क्या करना होता है, जो यूरिन बैग है उसको यहाँ पे नीचे हिप लेवल से आपको नीचे ही रखना होता है। इसका बेस्ट आंसर, पॉसिबल आंसर क्या होगा? टू अवॉइड रिटर्न फ्लो ऑफ द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि जब कंटिन्यूस ब्लैडर ड्रेनेज चलता है, कौन सी कंडीशन में चल रहा है? TURBP के अंदर, ठीक है, ठीक है, TURP के अंदर, ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो जब प्रोस्टेट को सर्जरी होती है तब उसके अंदर हम यहाँ पे ब्लैडर ड्रेनेज यहाँ पे कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है। या फिर कोई यहाँ पे ब्लैडर के अंदर कोई ट्रॉमा हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम यहाँ पे ब्लैडर को कंटिन्यूसली ड्रेनेज किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अपना जो बैग है उसको यहाँ पे हमें हिप लेवल से नीचे रखेंगे, ताकि यूरिन का फ्लो है वापस से ब्लैडर की तरफ ना हो। तो इसी के साथ ही आज के अपने क्लास को कंप्लीट करेंगे। इजी एमसीक्यू थे, ठीक है, आराम से। आई होप आप सभी के आंसर यहाँ पे सारे के सारे आंसर करेक्ट गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार के आपको जो है KSSSC के अंदर एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा नर्सिंग केयर का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में आसानी से जो है एग्जाम को क्रैक कर सको अच्छे नंबर्स के साथ में। अच्छा कंपटीशन रहेगा वहाँ पे, तो नेगेटिव मार्किंग वगैरह उन सब पे, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच।
अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो उसके ऊपर कंट्रोल करते हुए आपको आंसर्स करने हैं। और इसी अपन जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही एमसीक्यूज आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। फंडामेंटल अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी जैसे एमएसएन वगैरह, ओबीजी वगैरह और कम्युनिटी मेडिकेशन भी आ सकती है, ठीक है। कम्युनिटी नर्सिंग सब्जेक्ट भी आपको जो है एक बार से सुपरफिशियली अच्छे से एक बार आपको पढ़ना है। थैंक यू।